Hello students, myself Pritesh Saxena, Assistant Director, Himalayan Institute of Technology and Management. In the next about half an hour, we will see a problem with respect to the design of IC engine cylinder. अगले आधे घंटे में हम देखेंगे कि IC इंजन सिलेंडर के डिज़ाइन के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, कैसे हम जो वेरियस फॉर्मूले हमने फॉर्मुलेट किए थे उनको कैसे यूज़ करेंगे डाटा हैंडबुक का यूज़ करते हुए, और सिलेंडर के वेरियस इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि वो जो डायमेंशंस हमने कैलकुलेट किए हैं वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं है। उन डायमेंशंस के चलते जो सिलेंडर्स में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्ट्रेसेस परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। वी आर सीइंग ए प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन। आप ये देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है कि आपको एक आईसी इंजन सिलेंडर का डिज़ाइन करना है जिसका कि ब्रेक पावर आपको 10 किलोवाट दिया हुआ है, आरपीएम ऑफ द इंजन इज 1400, मैक्सिमम गैस प्रेशर जो कि सिलेंडर के अंदर डेवलप हो रहा है दैट इज 3.5 मेगापास्कल। मैकेनिकल एफिशिएंसी स्टूडेंट्स फॉर दिस इंजन which you have to design is 80%. So the question says that determine the dimensions of the cylinder when it is being made of cast iron. The material of the cylinder is cast iron. Also determine the thickness of the cylinder wall and the stresses induced in it. Also design the cylinder head from the above diagram. चूंकि आपको सिलेंडर को डिजाइन करना है तो आपको क्या करना है, आपको सिलेंडर के बोर डायमीटर चाहिए, वॉल की थिकनेस चाहिए, अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर जैकेट, वाटर जैकेट थिकनेस, स्पेस थिकनेस, साथ ही साथ जो सिलेंडर हेड है उसकी थिकनेस, सिलेंडर फ्लैंज की थिकनेस, सिलेंडर हेड जो नंबर ऑफ स्टेट्स के द्वारा रखा गया है उन स्टेट्स का कोर डाया, नॉमिनल डाया, ये सभी आपको कैलकुलेट करना होगा। साथ ही साथ पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द स्टड एंड साथ ही साथ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द फ्लैंज, ये भी आपको इस सवाल में निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट लेट्स अस स्टार्ट। एज वी नो कि फॉर ए 4 स्ट्रोक इंजन हमारे पास एक इंपेरिकल रिलेशन है जो कि मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, उसकी मदद से हम अपने सिलेंडर का बोर डाया निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमको इंडिकेटेड पावर निकालना होगा, हमको ब्रेक पावर दिया हुआ है 10 किलोवाट और इंडिकेटेड पावर हमको निकालना है। तो वी नो द मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 80%, इट कैन बी रिटन एज 0.80। तो यहां से इंडिकेटेड पावर विल बी ब्रेक पावर बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी, सो इंडिकेटेड पावर इज 12.5 किलोवाट। सो यहां पर मैं पावर की जगह पुट कर सकता हूं, यहां पर मैं पावर की जगह पुट कर सकता हूं आपका इंडिकेटेड पावर जो कि हमारा 12.5 आया है। अब जब मैंने ये पुट कर दिया उसके बाद हमें मीन इफेक्टिव प्रेशर पुट करना है। मीन इफेक्टिव प्रेशर आपके डाटा हैंडबुक में भी दिया रहता है, जनरली इट इज पी मैक्स बाई 10। तो पी मैक्स हमको दिया हुआ है, पी मैक्स की वैल्यू हमको 3.5 मेगापास्कल दी है, इसको 10 से हम डिवाइड कर दें सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पी एम, दिस इज 0.35। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम पिट कर देंगे, पीएम की वैल्यू, पी की वैल्यू, तो एक ही वैल्यू रह जाती है मीन पिस्टन स्पीड। मीन पिस्टन स्पीड जो है वो आप डाटा हैंडबुक की टेबल से देख सकते हैं। यहां पर मैंने 10 मीटर पर सेकंड ली है, क्यों ली है, अगर आप डाटा हैंडबुक टेबल में देखें तो सबसे नीचे दिया है कि इंटरनल कंबशन इंजन के लिए जो मीन पिस्टन स्पीड होती है दैट इज इन बिटवीन 3.25 टू 18 मीटर पर सेकंड, यानी 3.25 से 18 मीटर पर सेकंड के बीच में ही हमें चूज करनी है। तो हमने कितनी चूज की है, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर अगर हम फिर से आ जाए तो इस फॉर्मूले में हमने पी की वैल्यू मिल गई, मीन इफेक्टिव प्रेशर पीएम की वैल्यू मिल गई, वी की वैल्यू मिल गई, इन सभी को अगर हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमारे जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर आ रहा है वो 134.86 विच कैन बी इजिली एज्यूम्ड एज 135 mm। तो हमें सिलेंडर का बोर डायमीटर मिल गया है। स्टूडेंट जैसा कि मैंने अपने पिछले क्लास में भी बताया था कि इसी चीज को आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं जो कि एक अल्टरनेट मेथड है, क्योंकि आपको मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है और इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला आपको पता है PMLAN/60 होता है। तो क्योंकि मैकेनिकल एफिशिएंसी ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर होती है तो ब्रेक पावर विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू इंडिकेटेड पावर। तो अब यहां पर आपने ब्रेक पावर चूंकि आपको 10 किलोवाट दिया है तो उसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देन मैकेनिकल एफिशिएंसी को मैंने 0.80 लिखा है। पीएम इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, यहां पर आपको एसआई यूनिट का इस्तेमाल करना है इस फॉर्मूले में। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो आपको 0.35 मेगापास्कल है तो उसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो मेगा मीन्स 10 टू द पावर 6, तो आपने 0.35 इंटू 10 टू पावर 6 पीएम का मान पुट कर दिया। यहां पर लेंथ मैंने 1.5 टाइम डी, यानी L/D का रेशियो अभी मैं आपको दिखाऊंगा
वो डाटा हैंडबुक टेबल में दिया रहता है। अगर मैं आपको अभी दिखा दूं तो ये देखिए L/D की वैल्यू ये आपके डाटा हैंडबुक में दी रहती है। तो अगर मैं इंटरनल कंबशन इंजन की बात करूं तो ये 0.9 से 1.9 के बीच में होती है। तो अगर हमने यहां पर पुट करने के लिए हमने 0.9 से 1.9 के बीच में हमने 1.5 एज्यूम कर लिया है। तो L/D की जगह हमने क्या पुट कर दिया, L/D इज इक्वल टू 1.5, तो L इज इक्वल टू 1.5D पुट कर दिया है। एरिया की जगह हमने π/4d², तो ये आपका पाई है, ये 4 नीचे हो गया, π/4d²। एन आपका क्या है, चूंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है और हमारे सवाल में दिया है कि हमारे इंजन की जो स्पीड है वो 1400 आरपीएम है, तो फॉर 4 स्ट्रोक इंजन यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट। तो एन विल बी n/2, क्योंकि इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन देयर इज 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो यहाँ पर n/2 यानी n की वैल्यू, चूंकि कैपिटल N की वैल्यू 1400 दी है तो स्मॉल n की वैल्यू n/2 यानी 700 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली ये d और ये d³ आ रहा है, तो यहाँ से हम d को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये करीब करीब 0.137 यानी 137 mm, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 135 mm के बराबर ही है। तो चूंकि दोनों ही फॉर्मूले से आप इस तरह से बोर डाया ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं, तो हम बोर डाया ऑफ द सिलेंडर आगे के भाग में 135 mm लेकर के ही चलेंगे। अब हमारे सिलेंडर का बोर डाया निकल गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सिलेंडर की जो वॉल है उसकी थिकनेस कैसे निकालेंगे। वॉल थिकनेस कहे या आप लाइनर थिकनेस कहे, उसकी थिकनेस हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि 2 स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं सिलेंडर में बिकॉज ऑफ द गैस प्रेशर, क्योंकि अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ द पावर स्ट्रोक और कंबशन ऑफ द गैस। तो उसके चलते जो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस दोनों पैदा हो रहे हैं सिलेंडर के, और जिसको कि सिलेंडर की वॉल को सहना है। तो जिसके चलते दो जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, तो द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज मोर देन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सो वी आर डिजाइनिंग द वॉल ऑफ द सिलेंडर कंसिडरिंग द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो यहां से सिग्मा सी चूंकि PD/2T होता है, तो सिग्मा टी जो हमने माना यानी वॉल का जो मटेरियल हमने जो कि कास्ट आयरन दिया हुआ था, तो उसको हमने वैल्यू ली है परमिसिबल स्ट्रेस की 28 न्यूटन पर mm²। अब यहाँ पर सी क्या है, रीबोरिंग फैक्टर, जो कि मैंने पहले भी बताया था। बेसिकली हम क्या करते हैं, चूंकि सिलेंडर को अगर हम बार बार जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है तो सरफेसेस में वियर आता है, तो उस वियर के को कंपनसेट करने के लिए थोड़ी सी थिकनेस हम ज़्यादा रखते हैं, जिसके को हम रीबोरिंग फैक्टर के द्वारा कंपनसेट करते हैं। तो यहाँ से हम सिलेंडर की थिकनेस निकाल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा टी इज PD/2T, तो T विल बी PD/2 सिग्मा टी। सिग्मा डी इज परमिसिबल स्ट्रेस जो कि हमने 28 माना है, तो पुट करके यहाँ से T की वैल्यू 12 mm आ गई है। तो हमें क्या मिल गया है, यहाँ से सिलेंडर की थिकनेस मिल गई है। तो यहाँ पर आपको जो रीबोरिंग फैक्टर की वैल्यू जो मैंने 3 mm पुट की है, वो मैंने डाटा हैंडबुक टेबल से पुट की है, जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेंडर का डायमीटर अभी मैंने बोर्ड आया 135 निकाला था, तो यह 100 के लिए रीबोरिंग फैक्टर 2.4 है और 150 mm बोर्ड आया के लिए सिलेंडर का जो रीबोरिंग फैक्टर है वो 4 है। तो हम बीच में, क्योंकि हमारा 135 है, तो हम 3 को एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने रीबोरिंग फैक्टर 3 mm लिया है और इसको पुट करने से अल्टीमेटली सिलेंडर के वॉल की थिकनेस जो आई है वो 12 mm आई है। अब अगर हमने 12 mm थिकनेस ले ली है, तो लेट अस सी बाय पुटिंग, बिकॉज वी आर नाउ नोन विद द बोर डाया ऑफ द सिलेंडर, वी आर नोन विद द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। सो व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंशियल दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड देन व्हाट इज द नेट स्ट्रेस दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, उसको हमें निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमें देखना होगा कि अगर वो थिकनेस हमने वॉल की रख दी है, तो उसके चलते जो सिलेंडर के अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा वो परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा तो नहीं पैदा हो रहा है। अगर कहीं परमिसिबल स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगा तो वो थिकनेस हमारी काम नहीं करेगी, हमको रीडिजाइन करना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जैसे कि हमने बताया था, इट इज फोर्स बाय एरिया, और वो एरिया जिसमें कि गैस प्रेशर लगा रही है दैट इज π/4, सॉरी दैट विल बी π/4d²P, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो गैस प्रेशर के चलते जो फोर्स हो जाएगा वो प्रेशर इंटू एरिया, π/4d²B। और वो एरिया जो कि दीवार जो कि उसको सस्टेन कर रहा है, उसका एरिया हो जाएगा π/4 DO² - DI²। यहाँ DI क्या हो जाएगा, बोर डाया ऑफ द सिलेंडर। DO क्या होगा, अब बोर डाया पता है आपको, बोर डाया पता है, और सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर में आपके जो वॉल बनी है, तो दोनों तरफ थिकनेस होगी। अगर हम सर्कुलर सेक्शन ले तो दोनों तरफ थिकनेस होगी, थिकनेस आपकी 12 mm है, तो आपकी डायमीटर 135, तो 135 + 12 + 12, तो दैट विल बी 159 बोर्ड आया। तो टोटल आपकी जो DO हो जाएगा वो 159 mm हो जाएगा। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, यहां पर हमें ऊपर फोर्स दिया हुआ है
और डिवाइडेड बाई एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा π/4 dA स्क्वायर माइनस DI स्क्वायर। तो इसको पुट करने से जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है वो 9.04 मेगापास्कल आ रही है। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है PD/2T। गैस प्रेशर आपको 3.5 मेगापास्कल दिया हुआ है, डायमीटर आपने 135 निकाला था, थिकनेस आपने अभी 12 mm निकाली है, तो पुट करने से सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस 19.68 मेगापास्कल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि लॉन्गिट्यूडनल और स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस दोनों एक साथ सिलेंडर के वॉल पे लग रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हम विद द हेल्प ऑफ पॉइजन रेशियो नेट स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, यानी नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालेंगे। तो नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा एल माइनस सिग्मा सी इंटू पॉइजन रेशियो। तो उसकी वैल्यू, और यहां पर पॉइजन रेशियो हमने डाटा हैंडबुक टेबल से 0.3 एज्यूम किया है फॉर कास्ट आयरन मटेरियल। तो सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नेट वैल्यू जो आएगी वो 9.04 माइनस 19.68, चूंकि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस थी, पॉइजन रेशियो हमने 0.3 लिया है, तो नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू 3.13 मेगापास्कल आएगी। 3.13 मेगापास्कल जो सिलेंडर वॉल मटेरियल में जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस जो कि हमने 30 लिया है उससे कम है। नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या आता है, सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल इंटू पॉइजन रेशियो। तो सिग्मा सी की वैल्यू 19.68 हमने निकाली थी, माइनस सिग्मा एल 9.04 हम निकाल चुके हैं, पॉइजन रेशियो 0.3 है, तो जो नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप होगा उसकी वैल्यू 19.96 है। तो यहां से हम देखते हैं कि 3.136 जो कि नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और 19.96 जो नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है, दोनों ही वैल्यू हमारे परमिसिबल स्ट्रेस सिलेंडर की, जो कि मैंने अभी 30 कहा था, जो कि हमने 28 मांगा है, सॉरी माना है, तो उस 28 से कम है। तो इसका मतलब जो 12 mm थिकनेस आई है और जो बोर्ड आया 135 हम अगर सिलेंडर को लेके चल रहे हैं, उसके चलते जो नेट स्ट्रेस है वो परमिसिबल लिमिट से कम डेवलप हो रहा है, इसलिए टी और डी की वैल्यू हमारी सही है। अब थिकनेस ऑफ सिलेंडर और बोर्ड आया ऑफ सिलेंडर जब हमें मिल गया है, तो हम कुछ इंपेरिकल रिलेशंस दिए रहते हैं जिससे हम थिकनेस ऑफ सिलेंडर जैकेट निकाल सकते हैं, दैट इज 0.032 डी प्लस 1.5, डी की जगह क्या पुट करेंगे 135 जो कि हमारा आया था, तो हमने ये 5.82 आ रहा है, तो हम वाटर जैकेट 6 mm मान लेते हैं। थिकनेस ऑफ सिलेंडर फ्लैंज अभी मैं अगले डायग्राम में दिखाऊंगा, उसको लिया जाता है 1.2T से 1.4T, तो 14.4 से 16.8 mm के बीच में आएगा। टी कितना है हमारा 12 mm, तो यहाँ पर 12 पुट कर देंगे तो हमारा आएगा 14.4 और 1.4T की जगह 12 पुट कर देंगे तो 16.8, तो हमने थिकनेस ऑफ सिलेंडर फ्लैंज 15 mm ले लिया है। वाटर स्पेस, क्योंकि कूलिंग के लिए वाटर डालना होता है, वो 6 to 8 mm होता है, हमने वाटर स्पेस 8 mm मान लेते हैं। लेंथ ऑफ सिलेंडर होता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक प्लस क्लियरेंस, क्योंकि जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है तो ऊपर की ओर नीचे की ओर थोड़ी सी क्लियरेंस हम प्रोवाइड करते हैं। हमने डाटा हैंडबुक टेबल से पहले भी दिखाया था, L/D की वैल्यू हमने 1.5 मानी है, डायमीटर हम निकाल चुके हैं, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो जाएगा 1.5 इंटू 135, तो 202.5। क्लियरेंस 10 to 15% ऑफ द स्ट्रोक होता है, तो हम मान लेते हैं कि 10%, तो हमारा जो लेंथ आया है 202.5, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 20.2, तो यहां से 20.2 और लेंथ ऑफ, क्योंकि टोटल लेंथ कितना हो जाएगा सिलेंडर की, लेंथ ऑफ स्ट्रोक प्लस क्लियरेंस, तो टोटल जोड़ देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रोक प्लस क्लियरेंस, तो हमारी लेंथ ऑफ सिलेंडर 225 mm, यानी हमने सिलेंडर का बोर्ड आया निकाल लिया, थिकनेस निकाल ली, सिलेंडर की लेंथ हमने डिजाइन कर दी 225 mm। ये हमारा देखिए, चूंकि हमारे सिलेंडर का बोर्ड आया 135 mm आया था, जो कि 125 से ज़्यादा है, तो स्टूडेंट जनरली 125 mm से ज़्यादा वाले सिलेंडर्स के लिए हम लोग वेट लाइनर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो लाइनर है वो आपके वाटर जैकेट से टच में है, तो हमने सिलेंडर का डायमीटर निकाल लिया, सिलेंडर की थिकनेस टी निकाल ली, बोर्ड आया डी निकाल लिया, तो हमने ये डायमेंशंस निकाल लिए। अब हमें आगे की ओर बढ़ते हैं और डायमेंशंस को निकालते हैं। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो नीचे वाला एरिया है, ये सिलेंडर का फ्लैंज है, ये सिलेंडर का फ्लैंज है जिसके ऊपर सिलेंडर हेड को हम माउंट करते हैं। अब डिजाइन ऑफ सिलेंडर हेड, तो हमने बताया कि अगर सिलेंडर हेड की थिकनेस हम T1 मान लेते हैं, क्योंकि सिलेंडर हेड अभी मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर की ओर ये जो लगा हुआ है सिलेंडर हेड, हमको इसकी थिकनेस निकालनी है, तो इसके थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो होता है 0.31 d p बाई सिग्मा टी टू दी को स्क्वायर रूट टू दी पावर 1/2, यानी इट इज ए स्क्वायर रूट ऑफ दैट। तो अब अपने सिलेंडर हेड का जब मटेरियल हमने अलाउबल स्ट्रेस हमने 34.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर माना है। जनरली सिलेंडर के जो हेड के परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू सिलेंडर के वॉल से थोड़ी सी ज़्यादा ली जाती है स्टूडेंट्स, तो उसको मैंने 28 लिया था, यहाँ पर 34.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिया, ये भी डाटा हैंडबुक में दी रहती है। तो यहाँ से पुट करके जो सिलेंडर हेड की थिकनेस आ रही होगी, पी भी पता है हमको 3.5 मेगापास्कल है,
सिग्मा टी 34.32 पुट कर दिया है, डी की वैल्यू 135 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सिलेंडर हेड की थिकनेस 14 mm आ जाएगी। तो अब हमने सिलेंडर का हेड की थिकनेस भी निकाल ली। अब सिलेंडर हेड के ऊपर, जो सिलेंडर हेड सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स वो अगर चूंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर इज डेवलप्ड, तो इफ हेड इज प्लेस्ड एज सच, तो इट विल बी ब्लोन ऑफ बाय दैट प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, इफ यू सी द सिलेंडर फ्रॉम द टॉप, इट इज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो हम उसके चारों ओर कई स्टड्स लगा देते हैं। द एडवांटेज ऑफ स्टड्स इज दैट कि एज कंपेयर टू बोर्ड, स्टड्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता है, मतलब उससे एडवांटेज ये होता है एज कंपेयर टू बोल्ट कि जो हमारी चारों ओर से जो हम बोल्ट को टाइटन कर रहे हैं, तो दैट टाइटनिंग फोर्स इज मच मोर यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ द स्टड। तो हम जनरली स्टड्स यूज करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टड्स जो कि उस सिलेंडर के हेड को लगाने के लिए यूज होंगे, जैसा कि मैंने इंपेरिकल रिलेशन बताया था, दैट इज 0.015 d + 4, यहाँ पे d इज द बोर डाया सिलेंडर, हियर इट इज 135, पुट करने से हमको नंबर ऑफ स्टेट्स 6 मिल गया, तो हम 6.025 है तो हमने उसको 6 मान लेते हैं। नाउ द कोर डाया ऑफ द बोल्ट, क्योंकि हमने जो स्टड लगा रहे हैं उसका कोर डाया का जो फॉर्मूला होता है वो डी पी आई इंटू सिग्मा टी होल टू द पावर 1/2 होता है। तो इसमें हमें डी भी पता है, गैस प्रेशर पी भी पता है, बोल्ट मटेरियल। अब यहां पर बोल्ट मटेरियल जो है, जनरली बोल्ट मटेरियल जो हम चूज करते हैं वो निकल क्रोम स्टील का प्रोड्यूस करते हैं। क्यों निकल क्रोम स्टील? बिकॉज दैट हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर इज डेवलप्ड, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज डेवलप्ड। तो हमें जो हाई प्रेशर सस्टेन करने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जनरली वी गो फॉर निकल क्रोम स्टील विच कैन सस्टेन दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो उसकी वैल्यू जो परमिसिबल स्ट्रेस की है वो सबसे ज्यादा चूज होती है। बेसिकली 3 मटेरियल हम चूज कर रहे हैं, सिलेंडर के वॉल का, सिलेंडर के हेड का मटेरियल, देन द मटेरियल ऑफ द बोल्ट। तो मटेरियल ऑफ द बोल्ट स्टूडेंट हमेशा सबसे ज्यादा परमिसिबल स्ट्रेस यूज की जाती है, उसको मैंने यूज किया यहाँ पर, जो परमिसिबल स्ट्रेस स्टड मटेरियल का यूज किया, दैट इज 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पर डी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ स्टड 6 हमने निकाल दिए हैं, सिग्मा टी हमने 60 लिया है, तो पुट करके कोर डाया ऑफ द स्टड हमें निकल जाएगा, और कोर डाया ऑफ स्टड जो आ रहा है वो 13.31 mm आ रहा है। स्टूडेंट्स, कोर डाया जब हमारे बोल्ट का निकल गया, तो एक बड़ा नॉर्मल सा कन्वेंशन है जो कि आपने डिजाइन में पढ़ा है कि द नॉमिनल डाया डीओ ऑफ एनी स्टड इज डीसी बाई 0.84। तो नॉमिनल डाया ऑफ द स्टड विल बी 13.341 बाई 0.84। तो नॉमिनल डाया डीओ जो होगा वो आपका 15.84 mm होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 15.84 जो आ गया, तो हम मेट्रिक हेड की टेबल देखेंगे और देखेंगे कि क्या 15.84 के करीब सबसे ज्यादा नॉमिनल डाया कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पे टेबल में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो करीब मैट्रिक थ्रेड हम देख रहे हैं, तो नॉमिनल डाया हम 16 का चूज कर सकते हैं। तो हम अपने स्टड के लिए भी 16 का बोर्ड डाया चूज करते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कभी भी नॉमिनल डाया 16 से कम नहीं चूज करना है। तो हमारा जो नॉमिनल डाया जो कि हमने टेबल से चूज किया, वो सबसे करीब चूंकि आ रहा था 15.84 के, वो 16 आ रहा है, तो हमने 16 नॉमिनल डाया चूज कर लिया। टोटल नंबर ऑफ स्टड कितने थे? 6। तो यानी अगर हम क्रॉस सेक्शन सर्कुलर टॉप व्यू में देखें तो 6 नंबर ऑफ स्टड्स जिनकी नॉमिनल डाया 16 mm है, वो सिलेंडर हेड को सिलेंडर फ्लैंज के ऊपर से लेकर के हमारे हेड को सिलेंडर के ऊपर प्लेस किए हुए हैं। तो हमारा ये भी निकल गया। अब हम क्या जानते हैं, अब हमें निकालना है, क्योंकि जब सिलेंडर के ऊपर जो ये बोल्ट चारों ओर से लगे हुए स्टड, इनका पिच सर्किल डायमीटर क्या होगा। तो इनके पिच सर्किल डायमीटर के लिए जो रिलेशन होता है, दैट इज गिवन बाय पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द स्टड इज गिवन बाय dp इज इक्वल टू d प्लस 3do। हियर do इज द नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट, जो कि अभी मैंने 16 निकाला। यहां पर ध्यान दीजिए कि कोर डाया नहीं लेना है, हमने नॉमिनल डाया लेना है। तो पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द स्टड विल बी इक्वल टू 135 प्लस 3 इंटू 16, तो 183 mm हो जाएगा। आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लैंज, व्हाट इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लैंज? अगर हम यहां पर थोड़ा सा फिगर को ध्यान दें, तो हमारा जो, अगर हम पहले आ जाए यहां पर, ये अगर हम इस फिगर को ध्यान दें, तो ये वाला जो बाहर है, देखिए ये आपका बोल्ट है, ऊपर से अगर आप देखेंगे चारों ओर, तो ये दिस इज द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द स्टड एंड दिस इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लैंज। तो आपने डीपी भी निकाल लिया और आपको अब डीओ भी निकालना है। तो अब हमने डीपी भी निकाल लिया था, अब हम डीओ भी निकालेंगे। तो डीपी हमने कितना निकाला था? डी प्लस 3 टाइम्स डीओ, तो 135 प्लस 3 इंटू 16 183 mm आ जाएगा। आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लैंज डीओ इज डीपी प्लस 2do प्लस 12। तो डीओ निकालना है आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लैंज, जो कि मैंने अभी फिगर में दिखाया था। तो डीपी हमारा आया है 183 mm, डीओ नॉमिनल डायमीटर इज 16, तो 183 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 12 227 mm। तो हमें आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लैंज भी मिल गया, पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द स्टड भी मिल गया। अब
पिच सर्किल डायमीटर ऑफ स्टड तो मिल गया, अब हमें चाहिए पिच फॉर स्टड। व्हाट इज द पिच फॉर स्टड? व्हाट इज द स्पेस इन बिटवीन द टू स्टड्स? टू कंसेक्यूटिव स्टड्स के बीच में जो स्पेस है दैट विल बी कॉल्ड एज द पिच ऑफ स्टड। तो स्टूडेंट्स हमने 6 नंबर ऑफ स्टड्स यूज करके सिलेंडर के हेड को सिलेंडर के ऊपर लगाया है। तो वी नो व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट पिच, दैट विल बी पाई डीपी। पाई डीपी क्या हो जाएगा हमारा? पिच सर्किल डायमीटर हम निकाल चुके हैं, तो सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी होगी? पाई डीपी। तो 6 यूज किए हैं, तो 2 के बीच की जो दूरी होगी दैट विल बी पाई डीपी बाई एन। तो पाई इंटू 183/6, तो पिच फॉर स्टड इज 95.81 mm। नाउ स्टूडेंट्स, एज आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास कि अब हम ये चेक करेंगे कि जो पिच फॉर स्टड्स आ रही है क्या ये परमिसिबल लिमिट में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम यहां पर हमें मालूम है कि मिनिमम पिच ऑफ द स्टड जो होती है वो होती है 19 DO टू द पावर 1/2। तो 19 DO टू द पावर 1/2 जो होती है वो मिनिमम पिच होती है। DO क्या है? नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर हमारा स्टड का कितना आया? 16। तो 19 इंटू 16 होल टू द पावर 1/2 यानी इट इज 16 का स्क्वायर रूट। सो दैट विल बी कमिंग एज 76 mm। And what is the maximum pitch of the stud? Maximum pitch of the stud is 28.5 DO to the power 1/2. So 28.5, again DO is the nominal dia, 16 to the power 1/2, so it is 114 mm. So as per the design parameter, the minimum pitch of the stud can be 19 DO to the power 1/2, that is 76 mm, and maximum pitch can be 114 mm. और हमारी जो पिच आई है, क्योंकि हमने डीपी निकाल करके पाई डीपी बाई एन किया था, वो 95.81 mm आई थी। तो 95.8 mm जो है वो 76 और 114 के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब हमारी डिजाइन पिच ऑफ स्टड इज करेक्ट एज पर डिजाइन मेथड। तो ये शो करता है कि हमारा डिजाइन जो है वो सेफ है। अब स्टूडेंट्स एक बार अगर हम फिर से रिकैप करें तो हम यहां से अब देख सकते हैं कि हमने प्रॉब्लम में अपने डिजाइन में क्या क्या किया। हमने अपने डिजाइन में सबसे पहले अपने सिलेंडर का दिए हुए डाटा पे, ये हमें डाटा दिया था, हमने सबसे पहले क्या किया? अपने सिलेंडर का बोर डाया निकाला। बोर डाया का आपके पास इंपिरिकल रिलेशन है 4 स्ट्रोक का, यहां पे हम पुट करके इंडिकेटेड पावर पुट करेंगे। इंडिकेटेड पावर किससे निकालेंगे? मैकेनिकल एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट यानी ब्रेक पावर बाय इनपुट पावर पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं? सिलेंडर का बोर डाया का जो इंपिरिकल रिलेशन है, यहाँ पे पी पुट करना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर पुट करना है, और आपको पिस्टन की मीन स्पीड पुट करनी है, जो कि पिस्टन की मीन स्पीड आपको डाटा हैंडबुक से मिलेगी। मीन इफेक्टिव प्रेशर मैक्सिमम प्रेशर बाय 10 जनरली एज्यूम करते हैं। इंडिकेटेड पावर निकाल लेंगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी पुट करके हमने बोर डाया 135 mm यहाँ पे निकाल लिया था। उसी के बाद मैंने आपको एक अल्टरनेट मेथड भी बताया था। अल्टरनेट मेथड जो आपको ये दिया हुआ है, इस मेथड से भी, जिसमें कि आपको इंडिकेटेड पावर की फॉर्मूला होती है PMLAN/60, और यहाँ से मैकेनिकल एफिशिएंसी अगर आपको दी हुई है, चूंकि इस सवाल में हमें 0.80 वो पुट करके, यहाँ पर ध्यान देना है कि SI यूनिट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि SI यूनिट का इस्तेमाल किया था और डायमीटर भी मीटर में आया था। इससे भी हम डायमीटर निकाल सकते हैं सिलेंडर का। हमने चूंकि इंपिरिकल रिलेशन से निकाला था, ये दोनों करीब करीब पास पास ही आ रहे हैं, तो हमने डायमीटर 135 mm एज्यूम किया था। इसके बाद जब डायमीटर निकल गया था तो हम सिलेंडर के वॉल की थिकनेस निकाली। सिलेंडर की वॉल की थिकनेस हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के द्वारा निकालते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से ज़्यादा होती है। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की मदद से हम सिलेंडर के वॉल की थिकनेस को हम निकालेंगे। तो सिलेंडर की वॉल की थिकनेस जो हमने निकाली थी, यहाँ पर C रीबोरिंग फैक्टर है, जो कि मैंने बताया था, क्योंकि सरफेसेस पिस्टन के बार बार रेसिप्रोकेशन से जो वॉल्स होती हैं उसमें वियर होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा विड्थ हम रखते हैं, तो उसको कवर करने के लिए रीबोरिंग फैक्टर डालते हैं, और उससे हम सिलेंडर की थिकनेस जो हमने निकाली थी वो 12 mm निकाली थी। यहाँ पर रीबोरिंग फैक्टर डिपेंड करता है सिलेंडर के बोर डाया पर। तो सिलेंडर के बोर डाया की मदद से हमने क्या निकाल लिया? हमने सिलेंडर की टोटल वॉल की थिकनेस निकाल ली, जो कि आप लाइनर थिकनेस भी कह सकते हैं। उसके बाद डायमीटर और थिकनेस जब मिल गई तो हम ये चेक कैलकुलेट करेंगे कि जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं है। तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालेंगे और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस both act simultaneously on the wall of the cylinder, so we will calculate the net stress also. So for calculating the net stress we should know what is the Poisson's ratio. तो for the cast iron cylinder जिसके के लिए परमिसिबल स्ट्रेस हमने 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर मारी थी, Poisson's ratio हमने 0.3 माना, तो हमने नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू और नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू स्टूडेंट्स निकाल ली। यहाँ पर
ये ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू और नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा आपके परमिसिबल स्ट्रेस जो कि सिलेंडर का मटेरियल है उससे कम होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज सिलेंडर आपका फेल कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 3.13 मेगापास्कल आ रहा है, नेट सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस 19.96 मेगापास्कल आ रहा है। ये दोनों स्ट्रेस की वैल्यू हमारे परमिसिबल स्ट्रेस जो कि हमने 28 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मानी है उससे कम आ रही है। तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेटेड सिलेंडर की थिकनेस और सिलेंडर की बोर डायमीटर सही है। इसके बाद चूंकि ये सही है तो ये दोनों डायमेंशन हम फाइनली ले सकते हैं। उसको पता करने के बाद हमारे पास कुछ डायमेंशंस जो कि इंपेरिकल रिलेशंस दिए हैं उसकी मदद से, क्योंकि वाटर की आपको सिलेंडर की वॉल की थिकनेस मिल गई है, आपको सिलेंडर का बोर डायमीटर मिल गया है, तो उससे आप सिलेंडर की वाटर जैकेट थिकनेस, फ्लैंज की थिकनेस, वाटर स्पेस और लेंथ ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा कि यहां पर मैंने दिखाया। उसके बाद लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ स्ट्रोक प्लस क्लियरेंस होता है। L/D हमने 1.5 माना है, क्लियरेंस हमने 10% ऑफ द स्ट्रोक माना है, तो हमें लेंथ ऑफ सिलेंडर मिल गया। अब यहां पर हमने देख सकते हैं कि हमें ये डायमीटर मिल गया, हमें ये फ्लैंज की थिकनेस मिल गई, हमें ये वाटर जैकेट थिकनेस मिल गई, और इन थिकनेस, इन सारी चीजें डायमेंशंस को हमने जब कैलकुलेट कर लिया अपने दिए हुए डाटा के अनुसार, अब हमें मेन बेसिकली चाहिए कि स्टड जो कि सिलेंडर हेड को सिलेंडर के ऊपर प्लेस करेगा या फिर सिलेंडर फ्लैंज के ऊपर प्लेस करेगा, उस स्टड की थिक कोड आया, उस स्टड को जो कि टॉप व्यू में हम देखेंगे सर्कुलर सेक्शन में लगे, उसका पिच सर्किल डायमीटर, और जो ये आउटर फ्लैंज डीओ है उसका एक्सटर्नल डायमीटर हमें चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले सिलेंडर हेड की थिकनेस का इंपेरिकल रिलेशन 0.31 d बाई पी बाई सिग्मा टी, पी हमें पता है। सिलेंडर हेड का फ्लैंज, सिलेंडर हेड का जो मटेरियल है हमने पहले माना, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लेकर के हमने क्या निकाल लिया, सिलेंडर हेड की थिकनेस। नंबर ऑफ स्टड्स का इंपेरिकल रिलेशन हमें पता है, उससे हमने नंबर ऑफ स्टड्स 6 निकाल लिए, जो कि सर्कुलर फैशन में चारों ओर सिलेंडर हेड को सिलेंडर फ्लैंज के ऊपर निकालेंगे, तो उसका कोर डाई का फॉर्मूला हमें पता है। यहां पर सिलेंडर स्टड का मटेरियल में निकल क्रोमियम स्टील माना है, परमिसिबल स्ट्रेस 60 लिया है, उससे हमें कोर डाया मिल गया। जब कोर डाया मिल गया तो हम उसका नॉमिनल डाया भी निकाल सकते हैं। नॉमिनल डाया हमारा आया 15.84, तो जो हमने डाटा हैंडबुक टेबल से देख करके मैट्रिक थ्रेड से उसको 16 ले लिया। तो हमने जो स्टड लिया वो उसका नॉमिनल डाया 16 mm है और 6 स्टड यूज किए। उसके बाद हमने पिच सर्किल डायमीटर ऑफ स्टड का ये फॉर्मूला इंपेरिकल रिलेशन दिया, dp इक्वल टू d प्लस 3do, तो 183 mm आया। आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लैंज do का फॉर्मूला है dp प्लस 2do प्लस 12, 227 mm आ गया। फिर हमने क्या निकाला, पिच फॉर स्टड निकाला, क्योंकि 6 स्टड चारों ओर सर्कुलर फैशन में लगे हैं, तो सर्कमफ्रेंस पाई dp हो जाएगा, 6 n से डिवाइड कर दिया तो 2 के बीच की दूरी यानी उनकी पिच 95.81 आ गई। अब हमें मालूम है कि मिनिमम पिच का फॉर्मूला भी 19 ड्यू टू द पावर 1/2 से 76 mm आ रहा है, नॉमिनल डाया 16 है, मैक्सिमम पिच 28.5 ड्यू टू द पावर 1/2 होता है, तो 114 mm आ रहा है। और हमारा जो पिच आया 95.81 वो मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच जो कि परमिसिबल है उसके बीच में आ रहा है, इसलिए हमारी डिजाइन सेफ है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम आईसी इंजन के सिलेंडर को डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर हमने आईसी इंजन सिलेंडर को थिन सिलेंडर मानते हुए डिजाइन किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।